अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सूरत हाल दिलचस्प है। इलेक्शन का मामला अदालतों में, अदालतों के रहमो करम पर अब ये मामला चला गया है। पार्लियामान अब पिछले कई सालों से जो है वो अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो अदालतों के जरिए तलाश कर रही है, और जो सियासतदान है उनका रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। और इस कशमकश के अंदर जो है वो ये इस वक्त मुल्क चल रहा है कि दोनों तरफ से मदद आए तो ये निज़ाम आगे चले। तो इस तमाम सूरत हाल पर हमने आज बात करनी है। एक आईनी बहरान है, मुआशी बहरान है, इन बहरानों से किस तरह निकला जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ कानूनदान एतजाज हसन साहब, जिनसे हम कानूनी राय और सियासी दोनों राय लेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब और आदिल शाहजेब साहब। उनसे जरा बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। एतजाज हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सो मोटो नोटिस हुआ है और दो जजेस ने जो नोट उसको बुनियाद बनाकर ये सो मोटो लिया गया। व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, सो मोटो किसी बुनियाद पे नहीं होता, एक्सेप्ट के मतलब है कि जज साहब या चीफ जस्टिस साहब को अहमियत लगती है उसकी, और उसमें जाहिर है पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए और फंडामेंटल राइट होने चाहिए। वो पंजाब के बनते हैं, क्योंकि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो नवाज शरीफ के 1993 के फैसले में उन्होंने कहा था दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पंजाब एंड KPK। तो वो तो बनते हैं। यहाँ तो आपको पता है सो मोटो नोटिस दो बोतलें शराब की निकल आई थी, एक जो पैसेंजर थी मारूफ का भी, और उस पर ले लिया था। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तो रिवायत ये थी बाद में, जिसपे और चीफ जस्टिस भी चले, जिनमें जवाद ख्वाजा साहब भी थे, और वो के कॉलम छपता था अखबार में, और वो उस पर शो मोटो नोटिस ले लेते थे। कोई ये प्रोग्राम हो रहा होता था टेलीविजन पर, उस पर शो मोटो नोटिस ले लेते थे। तो शो मोटो नोटिस पे ये मतलब नहीं है कि ये किस मौजू पे ये उठाया जा रहा है। उस पर कतगन एक जो अंडरस्टैंडिंग इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद रिसेंटली जो डेवलप हुई थी वो ये कि चीफ जस्टिस साहब अब खुद नहीं लेंगे, बट अगर किसी जज साहब ने महसूस किया कि ये मामला कोई हमारी नजर में आया है और ये बहुत लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत नंबर जो अफेक्टेड बाय, और इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो वो चीफ जस्टिस को सिफारिश कर सकते हैं या चीज कर सकते हैं कि इसको टेकअप किया जाए। ये तो बड़े ही बहुत अंदाज से टेकअप किया है चीफ जस्टिस उमर साहब। सर, ये जरा कॉम्पोजिशन, एतजाज साहब, ये जो कॉम्पोजिशन पर ऑब्जेक्शन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बार काउंसिल की तरफ से भी, कि ये जो कॉम्पोजिशन है 3 ऑनरेबल सीनियर जजेस के बारे में बात की जा रही है कि इनकी जो है वो अदम शमूलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आपके नजदीक ये एतराज दुरुस्त है कि फुल कोर्ट बेंच होता, इस तरह की जो बात की जा रही? नहीं, फुल कोर्ट बेंच तो बड़ा ही, मैं आपको बता दूं आगे, बहुत ही परेशानी का बायस होता है, इसलिए कि फुल कोर्ट के बेंच ने जो गलत फैसला दे दिया हो और दे देते हैं, इनके गलत फैसले भी होते हैं, और गलती उसमें या फैसले में लंबा फैसला, उसमें बहुत सारी बातें हैं, 4-5 अगर गलत है तो वो फिर मोहर लग गई उन पर फॉरएवर। जब कभी कोई 14 या 15 मेंबर बेंच बैठेगा, फिर इससे बड़ा बेंच बनेगा, ये इशू को फिर रिजॉल्व किया जाएगा और इसको खत्म किया जाएगा, उस वक्त तक वो चलता ही रहेगा, क्योंकि उससे बड़ा बेंच क्या बनेगा। 7-8 से ज्यादा का बेंच होना ही नहीं चाहिए। रॉन्ग का भी बड़ी बात है जरा, ताकि रेमेडी और रिलीफ आप कह रहे हैं कि रह सके, आगे स्पेस रहे कि अगर रिव्यूएबल हो ना, रिव्यूएबल हो डाउन अदर जनरेशन, अगली जनरेशन आके फंसी भी होगी इसी के लिए। गलत तो है फैसला, लेकिन वो अब 14 मेंबर जजेस ने 14 ने किया, और 14 मेंबर का बेंच बनाओ 15 का और उसको रिव्यू करो। ये इवन द जजेस शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस। दूसरी बात ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ द सीनियर प्यूनी जज, वो जो सीनियर मोस्ट है आफ्टर चीफ जस्टिस, उनकी एक्सक्लूजन पर अगर कोई एतराज करता है तो मैंने बहुत कम 55 साल की वकालत है, बहुत कम ऐसे फैसले, ऐसे बेंचेस देखे हैं, लार्जर बेंचेस, जिनमें सीनियर जज और चीफ जस्टिस दोनों ही बैठे हुए हैं।
अक्सर ये होता है कि सर अगर 7 जज है तो वो चीफ जस्टिस या हेड करते हैं या सीनियर मोस्ट जज हेड करते हैं। और ये तब होता था कि सारे बैठते थे जब 5 जज थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। ओके तो मुख्तसर सा फुल बेंच होता था। सर मुझे बताइए कि ये एक जो 3 सवालात रखे गए हैं अदालत के सामने, उसमें एक और सवाल भी जो अतर मिनुल्लाह साहब का शामिल हो गया है। क्या असेंबलियां भी बहाल हो सकती हैं? और अगर मुझे इसका आप कानूनी और सियासी दोनों जवाब दीजिएगा कि कानूनी के बाद कि क्या असेंबलियां इसके नतीजे में बहाल भी हो सकती हैं, और अगर हो जाए तो क्या पॉलिटिकली ये विन विन सिचुएशन होगी? पॉलिटिकली अगले दिन अगर चीफ मिनिस्टर फिर उसको डिसॉल्व कर देता है असेंबली को, तो फिर अदालत क्या करेगी? वो कहता है मैं डिसॉल्व करता हूँ, आई रिकमेंड टू द गवर्नर टू डिसॉल्व इट, एंड विद इन 48 आवर्स वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये तो अपनी तारीख से हमें देखना चाहिए। गवर्नर अल्ताफ हुसैन ने इसी किस्म का काम किया था 1995 में, जब भट्टू साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, और वो असेंबली को जिस दिन बहाल हुई उसी दिन उन्होंने फिर मतलब डिसॉल्व कर दिया। और अदालत बैठी हुई थी सुप्रीम लाहौर हाईकोर्ट के मगर 5 या 7 मेंबर बेंच का वो उसमें। तो ये अगर दूसरे दिन मतलब है अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, तो फिर चीफ मिनिस्टर की देखेंगे डिसोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर की। सर ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। आप ये कह रहे हैं कि अगर अदलिया असेंबलियां बहाल भी कर दे अपने किसी फैसले के नतीजे में, तो अगले रोज दोनों वो चीफ मिनिस्टर तोड़ देंगे, तो बहरान वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं का वहीं खड़ा है। और देखो ना, बहाल जब करेंगे तो सूरत हाल जो पहले थी साबिक थी उस पर ही करेंगे ना। स्टेटस को एंटी कहते हैं, यानी ये असेंबली वो हो जाएगी जो असेंबली पहले थी, उसका चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह रिस्टोर हो जाएगा, और चीफ मिनिस्टर के तमाम इख्तियारात भी रिस्टोर हो जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर पहले ही लम्हे में अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को एडवाइस कर देगा कि इसको डिसॉल्व करें। ओके सर, जरा ये जो बात एक और टेक्निकल मसला हमारे सामने आ गया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में तो यू नेवर फाइंड अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। एक तरफ 90 डेज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इलेक्शन कराने की, तो दूसरी तरफ इंटरिम की भी तो उसके अंदर शर्त है। तो दूसरे जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि जी आप हमसे ये तो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन करा दें, लेकिन अगर हम इलेक्शन आपकी शर्त पे करा दें और फिर अक्टूबर में दूसरे इलेक्शन हो, तो वहां तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं होगी, फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। तो कैसे जो है वो फेयर इलेक्शन हो सकेंगे नेशनल असेंबली के? नहीं, तो इस वक्त भी तो यही है। इस वक्त तो पॉलिटिकल परमानेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की भी और दूसरे दोनों सूबों में भी। और खैर वो नहीं, पर ऊपर पंजाब में जो ऊपर और केपी में जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है वो तो सारी परमानेंट है, प्राइम मिनिस्टर के तहत है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी की जगह भी केयर टेकर लगा देने चाहिए। ये तो फिर उस तरफ से इनिशिएटिव हो या इस तरफ से इनिशिएटिव हो, somebody has to bow, and why must the 2 chief ministers and 2 provinces be made to suffer? अगर ये हुआ, और ये इसी तरह की बहस और कटबहसी में हमारा मुल्क टूट गया था। आपको याद है कि आप अगर बहुत छोटे नहीं थे तो 1969 में याया खान ने मार्शल लॉ लगा के ऐलान किया इलेक्शन कराएगा। 1.5 साल उसने कोई इलेक्शन नहीं कराए, उससे कुछ टेम्पर बढ़ता गया, पर फिर आखिर उसने इलेक्शन करा दिए 7 दिसंबर 1970 को। उसके बाद उसने असेंबली को बुलाता नहीं था, पार्लियामेंट को बुलाता नहीं था, बाहर पॉलिटिक्स चल रहा था कि फाइनली बुलाया 7 मार्च 1971 को, और उसको भी पोस्टपोन कर दिया। जब पोस्टपोन कर दिया तो फिर वो नाजी बहुत मतलब है उनके दिल आजारी हुई बहुत ज्यादा कि ये क्या हो रहा है, और वो निकल आए बाहर। फिर इन्होंने आर्मी एक्शन किया, फिर मुजीब को गिरफ्तार करके इधर ले आए, फिर वो पाकिस्तान टूट गया। अब ये इन्हीं बहसों में अगर हम ये करते रहेंगे, अब आइन बड़ा क्लियर है, ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 days, आइन तक चले बस। अब
शेड्यूल देना है उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो अगर मंडे को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट तो ट्यूसडे को वो शेड्यूल दे, उनको कहते हैं आप शेड्यूल दें और ये मामला के जी ये नाअहल है जज और वो जज नाअहल है। सर ये मियां शहबाज शरीफ ने पहले से ही कह दिया कि ये वो जज है जो मेरे साथ है, वो जज है जो मेरे खिलाफ है। उस पर दरार तो उसने बहुत पक्की कर दी और ही किसी किस्म की। तो जजेस को सोचना चाहिए इस वक्त कि ये क्या हो रहा है खिलवाड़ आपस में ही अगर वो उलझे रहे तो इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान होगा। एंड इस तरह के अगर आप रिस्टोर करते हैं और वो फिर अपने इख्तियार से इस्तेमाल कर सकता है, इस किस्म के रिग्मर रोल बिना पड़े 90 दिन कहता है आइन, 90 दिन में इलेक्शन करा, उसके बाद 21 दिन के अंदर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का आइन कहता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में होने में और फिर जो अगले इलेक्शन आएंगे वो तो इंडिया में हर जगह। जी थैंक यू सो मच।